नमस्कार। हिंदगी हिंदी है जिंदगी, इस समूह पटल पर इसके आयोजकों और इससे जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, आप सभी लोग जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और आज मेरे साथ बातचीत सुनने के लिए हम मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपका साथ बहुत अच्छा साथ रहेगा बातचीत के लिए। मेरा मन है कि कुछ बातें, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं और विज्ञान पढ़ता हूं, चिकित्सा की चीज़ें भी पढ़ता हूं, साहित्य भी पढ़ता हूं और जो कुछ समझ में आता है सोचता हूं कि मैं अपने साथियों को भी बताऊं। तो उसी में जब डॉक्टर ऋषि शर्मा जी ने कहा हिंदगी जिंदगी है जिंदगी, हिंदी है जिंदगी के समूह पटल पर आकर सानिध्य कार्यक्रम में आऊं, अब सानिध्य, आपका सानिध्य हो तो मेरे लिए इससे शानदार चीज और क्या हो सकती है। तो मैंने कहा लेकिन बोलना किस पर होगा? तो उन्होंने कहा कि यकीन पर दुनिया कायम है, यकीन पर दुनिया कायम है। वास्तव में आजकल तो रात दिन हम यही सोचते रहते हैं। जिस तरह की दुनिया हो गई है, पूरी दुनिया बदल गई। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं तो याया और हूं, लगातार बाहर जाता रहता था और लोग पूछते थे अब कि आप दिल्ली में कब हैं, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश के दूर दराज इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, कभी उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर दूर दराज, कभी उत्तराखंड के चप्पे चप्पे को छानता हुआ, प्राइमरी स्कूलों से लेकर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक में शिक्षकों से और विद्यार्थियों से सबसे बातें करता हुआ चलता रहता था। तो चरे हुए थी मेरा जो है फलसफा हो गया था जिंदगी का। और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया रुक गई। आप विश्वास करेंगे कि 15वां महीना ये लगा हुआ है, 14 महीने पूरे हो गए हैं और घर के अंदर हैं हम, घरबंदी में हैं। हमें नहीं मालूम बाहर सड़कों पे क्या हो रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, मॉल कैसे हैं, लोग कैसे हैं। वो सारी मुलाकातें, वो सब की सब मीटिंग, वो सबको सैर सपाटे सब कुछ बंद हो गए। अब जब हालात सामान्य होंगे तो पैरों को फिर से चलना सिखाना होगा, क्योंकि अब सीढ़ियां चढ़ने उतरने में भी दिक्कत होती है। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि हमारी दुनिया बदल गई है, यहां तक बदल गई है कि फासले ऐसे भी होंगे कभी सोचा न था, फासले ऐसे भी होंगे कभी सोचा न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। ये अदीम हाशमी नाम के शायर हैं, उन्होंने कहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सचमुच फासला कुछ इस तरह अब हो गया है। कहाँ वो गलबहियाँ भरना, कहाँ वो हाथ मिलाना, गले मिलना, वो सब तो जैसे स्वप्न बन गया है। ऐसे हालात में और दुनिया जब चारों ओर से बंद हो और जो खबरें आ रही हों, तमाम लोगों ने अखबार पढ़ने छोड़ दिए, समाचार सुनने बंद कर दिए, समाचारों को देखना बंद कर दिया। इस सब के बावजूद जब किसी भी मीडियम को उठा के देखते हैं, फेसबुक देखें या कुछ भी और, तो अचानक पता लगता है कि कितना कुछ हो रहा है, कितनी कुछ त्रासदी घट रही है और उससे मन बहुत उदास हो जाता है। तो इन उदास दिनों में जब मैंने डॉक्टर ऋषि शर्मा जी से पूछा कि मैं फिर यकीन पर दुनिया कायम है, इसमें किस विषय पे बोलूँगा, किस पर बात करूँगा मैं, तो कहने लगे कि आपने तो महामारियों के बारे में, मनुष्य और बीमारियों की, मनुष्य और महामारियों की लड़ाई के बारे में बात करनी है और बड़ा अच्छा लगेगा कि किस तरह मनुष्य जो है उसको यकीन रहा है कि मेरी विजय होगी, मेरी फतह होगी और दुनिया बनी रहेगी और ये दुनिया चलती रहेगी और मनुष्य प्रजाति लगातार ये भी चलती रहेगी। मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, मैं पढ़ता हूँ, जो कुछ मेरी समझ में आएगा उस पर मैं साथियों से ज़रूर बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों,
मनुष्य और बीमारियों की, मनुष्य और महामारियों की लड़ाई सदियों पुरानी लड़ाई है, सदियों से चल रही है। लेकिन सदियों पीछे झांकने के लिए थोड़ा सा हमें देखना होगा कि मनुष्य और महामारियों की हम बात कर रहे हैं, पहले ये तो समझ लें कि मनुष्य कौन मनुष्य। हम तो अपने को ही सब कुछ समझ रहे हैं आज, क्योंकि पूरी दुनिया को, पूरी प्रकृति को इतना हमने छेड़छाड़ करके और अपने नियंत्रण में ले लिया है कि अचानक हमें लगता है कि इस दुनिया में हम हैं, बस हम हैं। ये थोड़ा सा गुरूर की बात हो गई है, लेकिन शायद कभी तो समय रहा होगा ना जब हम भी उनकी तरह रहे होंगे, जो कि उन वनों में, उन घनघोर जंगलों में बाकी जो जीव रहते होंगे उनकी तरह हमने भी अपना समय गुजारा होगा। हमारे पूर्वज वहाँ उन घने जंगलों में रहे होंगे। हाँ, वैज्ञानिक कहते हैं कि करीब 20 से 30 लाख वर्ष पहले, 20 से 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका, सुदूर अफ्रीका के घने जंगलों में, घाटियों में, वहाँ जो है चिंपैंजियों और गुरिल्लों के बीच से ये जो महाकपि थे, उन महाकपियों के बीच से एक नई प्रजाति ने जन्म लिया, और वो नई प्रजाति मनुष्य के रूप में सामने आई। और मनुष्य बनने में उसे समय लगा, पहले वो भी शायद चौपायों की तरह चलना शुरू किया होगा उसने, लेकिन कहते हैं कि करीब 3,10,000 या ऐसा अनुमान है, 3-3.5 लाख वर्ष लगाइए, तब अचानक जो है वो एक कपियों में से एक कपि की जो प्रजाति थी, उसके जो जीव थे, वह अचानक पैरों पर खड़े हो गए। मनुष्य को ये वैज्ञानिक जो हैं वो होमो कहते हैं, और जो इरेक्ट खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा, वो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। 3-3.5 लाख साल पहले उन कपियों में से एक प्रजाति मनुष्य की बन गई, और वो मनुष्य का नाम होमो इरेक्टस, जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पैरों पर खड़ा हो गया तो हाथ खाली हो गए, और हाथ खाली हो गए तो हाथों का उपयोग करने लगा, और तमाम हाथों से काम करता, खेत करता और कंदमूल खोदता, और चारों ओर प्रकृति में रहता हुआ। अब हम जिनकी बातें कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि फिर बीमारी कहाँ गई, महामारी कहाँ गई। कौन जानता था दोस्तों कि तब कोई बीमार भी पड़ता था। कितने जानवर हैं जंगलों में, कितने पक्षी हैं, जब तक कोई बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ा संकट ना आए, तब तक बीमार पड़ता ही कौन है। खुली हवा, बारिश, हवा, पानी, मिट्टी, फल फूल, पेड़, साए साए करती हुई पत्तियां, और बादल गरजते हुए, उनसे रिमझिम बरसती हुई बारिश, ये सब में रहने का एक आनंद, वो उस प्रकृति में कुछ अपने को इस तरह ढाल लिया उन्होंने कि बीमारी की तो बात होती ही नहीं थी। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि प्राकृतिक भोजन, जो कुछ प्रकृति में मिल रहा था उसे खा रहे थे वनस्पतियों में से, और आखेट करके जो मांस मिलता था उसको आग का पता लग चुका था उन्हें, और उसमें भून कर वो खाने लगे। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो जीवन यापन प्रकृति की गोद में ही करने लगा, और तब किसी को पता भी नहीं है, इतिहास के गर्भ में वे बातें होंगी कि कोई बीमार पड़ता था। दूसरी बात एक और है, आप खुद सोचिए कि उस समय कोई साधन तो थे नहीं, आवागमन के भी साधन नहीं थे, तो दूर दराज जंगलों में, गुफाओं में, घाटियों में जहाँ रहते होंगे तो छोटे छोटे कुनबे होंगे, वो रहे होंगे, तभी कबीले इस तरह के बने होंगे, तो उन्हें केवल अपनी ही खबर रहती होगी। और एक महा अवगुण जो है वो धरती पर, इस जो ये जानवर जो चौपाए से दो पैरों पर खड़ा होकर दो पाया बन गया, इस जानवर के भीतर एक बड़ा अवगुण शुरू से रहा है, वो है हिंसा का। ये क्योंकि हम खुद अपने लिए कह रहे हैं, हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि आज भी वो अवगुण वो भीतर हमारे छिपे हुए हैं। जब मौका पड़ता है हम चाहते हैं कि
हमारा ऊपर हाथ हो, हमारा वर्चस्व हो सब कुछ, पर हम ही सारा उस पर शासन करें, हमारे नियंत्रण में। ये इस भावना के कारण क्या हुआ कि जो कबीले रहे होंगे ना, वो आपस में उनमें लड़ाइयाँ चलती होंगी। उनके पास हथियार जब बन गए तो हथियारों से लड़ने लगे, पहले पत्थरों से लड़ने लगे। वो हथियारों का विकास आपको पता है कैसे कहाँ तक हो गया, और एक साथ 2.5-3 लाख लोगों को खत्म कर देने वाले परमाणु बम तक बना डाले। इतने मतलब किसके लिए? अपनी ही प्रजाति के लिए। क्या आपने कभी सुना कि हाथियों ने कोई ऐसा अस्त्र बनाया है जो हाथियों को खत्म कर देगा? और कुछ हाथी जो है वो अपना शासन करेंगे। क्या आपने कभी पक्षियों को सुना कि उन्होंने कोई ऐसे हथियार बना लिए हैं कि वो पक्षियों को खत्म कर देंगे? नहीं। इस पूरी धरती में केवल एक प्रजाति है प्राणियों की जिसका नाम मनुष्य है। वही अपनी प्रजाति को खत्म करने के एक से एक नायाब तरीके खोजता रहता है, एक से एक घातक तरीके खोजता रहता है और उनका प्रयोग करता है। और उनसे अगर आज तक इतिहास के कम से कम 100 वर्षों का ही अगर जोड़ ले तो हम करोड़ों अरबों की संख्या में अपनी प्रजाति के अपने ही जो हमसफर थे लोग उनको खत्म कर चुके और हमें याद भी नहीं रहता। हमें तो गर्व महसूस होता है, अरे वाह हमने तो शासन किया, हमने तो राज किया, इस तरह का हो जाता है। ये भाव जो मनुष्य के भीतर आया तो उस समय उनमें लड़ाई होती होंगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें चोटें आती होंगी, उसमें घायल होते होंगे। जहां घाव होते होंगे वे घावों पर असर पड़ता होगा तो वो गलते होंगे, सड़ते होंगे। घाव प्रकृति भरने की कोशिश करती होगी, बाकी कुछ नहीं पता होगा। तो उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि कुछ आसपास की पेड़ पत्तियां, वो जो जड़ी बूटियां, उनको लेके घोट के कूट के खाना और उसका रस लेकर के घावों पर डालना शुरू किया होगा। हाँ, शुरू किया होगा। और इस तरह जो है आयुर्वेद की शुरुआत हुई होगी। जड़ी बूटियों से, जंगल के पेड़ पौधों की पत्तियों, जड़ों, छाल और उनके फूलों से, उनसे औषधियां बनने लगी होंगी। शायद ये कोशिश की होगी। बाकी उनको प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का पता था नहीं कि और कैसे इलाज कर सकते हैं। फिर देखा होगा कि कभी कोई अचानक कंपकपाने लगा, अचानक उसका ताप बढ़ गया और उस पर छूने पर उसका हाथ एकदम जलन करता था, इतना गर्म हो जाता था, उसको बुखार आ गया, उसको ज्वर आ गया। हमने आगे जाके ये नाम दे दिए। जो ताप चढ़ता होगा जिस तरह से, जो शरीर पूरा गर्म हो जाता होगा, आखिर क्यों होता होगा? उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हो सकता है उनका जो एक्सपोजर है वो बेहद ठंड में हो गया, बारिश में हो गई, उन्होंने खाना गलत खाया हो, न जाने क्या किया। तो ये उस समय नहीं पता था, तो इसलिए बुखार आता होगा, ज्वर आता होगा। तो उसका इलाज कैसे करें? जड़ी बूटियां खाई होंगी, कुछ का इलाज वैसे होगा। कुछों को अचानक आया होगा कि इसमें तो ये तो हम कर सकते हैं। उन्होंने कुछ तमाम अपनी तरह के कुछ बनाई होंगी लाइनें और उसको तमाम वैसे बोलना शुरू किया होगा ताकि वो कोई जाप हो रहा है और तुम ठीक हो जाओगे, बैठो, और बड़े नाटकीय ढंग से बड़ा अभिनय करके उनका इलाज करना शुरू किया होगा। तो एक ओझाओं की जो है ना, ओझाओं का जन्म हो गया होगा इस तरह से। और कुछों ने कहा होगा, जो कि बहुत ज्यादा माना जाता है कि ऐसा रहा होगा, कि भूत प्रेत होते हैं, अतृप्त आत्माएं हैं जो समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है वो भूत बनकर आ जाते हैं। और वो अतृप्त जो आत्माएं हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, वो बीमार करती हैं, वो दिखती हैं नहीं। अब ये बुरी आत्माओं वाला जो है ये भी सदियों तक चला। ये बीमारी जब पता लगने लगी, अब पता कब लगी होगी? क्योंकि पहले तो ये छोटे छोटे समूह में दूर दराज थे, तब तो नहीं पता लगता था इतना। अभी बीमारी ही थी, महामारी तो अभी शब्द आया ही नहीं है। देखिए, तो वो तब होने लगा जब नदी घाटियों में बसने लगे और इन्होंने जब अपना ना अपनी बस्तियां बना ली, अपने गांव बसा लिए, उनके गांव कस्बे बनने लगे।
आगे चलकर छोटे छोटे नगर बनने लगे तो उनकी संख्या बढ़ गई, उनकी आबादी बढ़ गई। जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो जनसंख्या बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि अब काफी लोग जो जो मनुष्य था अब वो आधुनिक मनुष्य हो गया। 1,10,000 साल पहले से वो वैज्ञानिकों ने भी उसका नाम क्या रख दिया पता है? होमो सेपियंस। बड़ा गरिमापूर्ण शब्द है, हमने खुद ही रखा है ना अपने लिए। होमो माने मनुष्य, सेपियंस माने वाइज, वाइज मैन, बुद्धिमान मनुष्य। और कौन बुद्धिमान हो सकता है? नाम हम ही रख रहे हैं। तो इस दुनिया में हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? और अगर प्रश्न किया जाएगा तो शायद बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। चलिए ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी नमी देते हैं, मुंह की लार और चिकनी मिट्टी और दीमकों के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा कराई जाती है, आपकी प्रतियोगिता कराई जाती है। हमारे जो मनुष्य इंजीनियर हैं, कितने इंजीनियर वो मजबूत किला तैयार कर सकेंगे जिसको हम दीमकों की बांबी कहते हैं, जो भीतर से पूरा एयर कंडीशन है लेकिन उसमें कोई बिजली नहीं है। उनके हजारों हजारों की तादाद में दीमकें रह रही हैं और ऐसी कारीगरी है कि भीतर के उस अंधेरे में ही न जाने हजारों सुरंगें हैं और पूरी बांबी भीतर से जो है उस पर बाहरी वातावरण का असर नहीं पड़ता है। उनका शरीर इतना पोला होता है, इतना कमजोर होता है कि वो तो सूख जाए, वो तो धूप से ही खत्म हो जाए। तो इसलिए सारा ही उन्हें वातानुकूलित वातावरण चाहिए और वो वातानुकूलित वातावरण बनाने के लिए वो बांबी का निर्माण करते हैं। कितने हमारे अपने मनुष्यों में से लोग हैं जो केवल फूलों से पराग मकरंद ले करके और उलट करके और उसका जो है मोम बना करके एक शानदार षटकोणीय रचना में एक जिस तरह से मधुमक्खी पूरा अपना छत्ता बनाती है, क्या हम बना सकते हैं? नहीं, हम नहीं बना सकते। जिस तरह की पूरी सैन्य व्यवस्था और जिस तरह से भोजन का प्रबंध, जिस तरह से पूरे समाज का, जिस तरह से बिना किसी लड़ाई झगड़े के, कभी झगड़ा नहीं होता उनमें, वो हजारों लाखों की तादाद में होते हैं वे चींटियां, और इतनी अनुशासित चींटियां। क्या हम उनकी तरह का, चींटियों की तरह का शहर बना सकते हैं? क्या हम उनकी तरह से व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम जो है होमो सेपियंस हैं। हम इस ग्रह के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं क्योंकि ये नाम हम खुद अपने आप को दे रहे हैं। तो कोई चुनौती देने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जब अब बीमार पड़ने लगे गांवों, कस्बों में और छोटे नगरों में, तो खबर होने लगी। अब उनके रिश्ते भी बनने लगे। उसमें जो है चाचा चाची, दादा दादी और नानी और भाभी और मामी और भाई भतीजे भांजे, वो सब रिश्ते बनते चले गए। तो अब उनमें पता लगने लगा भाई अमुक की तबीयत खराब है, उसको ताप चढ़ा हुआ है, उसको तो छींकें आ रही बहुत अधिक, और उसका तो शरीर कांप रहा है बुरी तरह से, उसको तमाम कंबलों से ढक दिया फिर भी उसकी कंपकपी नहीं छूट रही है। तो पता लगा बीमार है। अब बीमार का पता लगने लगा। अब ये हजारों लोगों तक खबर होने लगी, हजारों लोगों की भीड़ में, जो कि मनुष्यों की आबादी में पता लगने लगा। अब जिस जिस इलाके में पूरा हम रहते थे, माने हमारे पूर्वज रहते थे, उस इलाके में जब इस तरह की कोई बीमारी फैल रही है तो वो बीमारी कहलाई। वो बीमारी जो है जब और बड़े क्षेत्र में फैल गई, पता लगा जब दूर दराज से यात्रा करके जो है रिश्तेदार या कोई और साथी या अनजान लोग आने लगे और उन्होंने बताया कि कोसों दूर, मुझे आज चलते चलते 10 दिन हो गए हैं या 20 दिन हो गए हैं, वहां लोग बीमार पड़े हुए हैं। तो उन गांवों में भी बीमारी फैल चुकी है। तो इसके माने बीमारी केवल इस गांव तक नहीं है, वो दूर दूर तक फैल चुकी है। तो उसको कहने लगे महामारी।
अब बीमारी का जब विस्तार हुआ, बीमारी फैल गई और बहुत बड़े इलाके में हो गई, तो वो महामारी हो गई। जब देश की सीमाएं बनी तो पता लगा कि देश भर में जो फैल गई, तो वो महामारी देश में फैली हुई महामारी जो है वो देश में फैली हुई महामारी। लेकिन जब वो देश की सीमाएं भी पार करके फैल गई, वो एक देश से दूसरे देश से और आगे जब ऐसे फैलने लगी, तो वो वैश्विक महामारी बन गई। जो अंग्रेजी में जो उन लोगों ने पढ़ा है उनके हिसाब से, जब अपने इलाके अपने देश के भीतर बीमारी है तो वो इंडेमिक है, मतलब हमारे देश के भीतर ही है। जब वो वैश्विक स्तर पर आ गई, जब ग्लोबल हो गई और वर्ल्ड वाइड हो गई, तो वो पेंडेमिक कहलाए, वैश्विक महामारी तो हुई, छोटे इलाके से जब पूरे देश में फैल गई तो महामारी फैल गई, लेकिन जब विश्व स्तर पर फैल गई तो वो पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी हो गई। अब वैश्विक महामारी का कैसे पता लगने लगा होगा, आप सोचिए। जो लोग साथ रह रहे थे, हजारों की जिनकी आबादी हो गई थी, अब लाखों की आबादी होने लगी, तो और संचार के साधन हो गए। बहुत पहले पहिए का आविष्कार हो चुका था, गाड़ियां बन गई, रेलगाड़ियां बन गई, हवाई जहाज बन गए, सब बन गए। ये इससे जो है दुनिया बहुत छोटी हो गई, तो खबरें चारों ओर से आने लगी। तो पता लगने लगा कि ठीक है, बीमारी और महामारी और वैश्विक महामारी, उनकी खबरें आने लगी। अब भी सबसे बड़ी बात यह थी कि वैज्ञानिकों ने कोशिश तो कर दी थी। वैज्ञानिक कौन थे? पहले तो दार्शनिक होते थे। अरस्तु तो प्रकृति विज्ञानी कहलाता है, या उस समय यूनान के तमाम लोग थे, या हमारे अपने देश के जो ऋषि महर्षि थे वो क्या थे? वो सब प्रकृति विज्ञानी थे, क्योंकि वो प्रकृति में रह रहे थे। उन्हें जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान था। वो आयुर्वेद का बहुत विकास कर रहे थे। अपने देश की बात कर रहा हूं। और अगर आप पता करेंगे तो चीन ने अपनी उसी प्राचीन परंपरा को लेके अपने जो पूर्वजों का ज्ञान था जड़ी बूटियों का और आयुर्वेद का जो ज्ञान था उनके यहाँ, जो उनकी अपनी थेरेपी थी परंपरागत हमारी तरह से, उन्होंने उसके साथ जो नया विज्ञान बाहर से आया, एलोपैथी आई या जो कुछ भी आया, उन्होंने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, अपनी परंपरा के साथ उसका मिलान किया और इस तरह से उन्होंने एक मजबूत थेरेपी का सिस्टम बना लिया। इसलिए कई लोग जाते हैं कि हमें चाइनीज तरीके से अपना इलाज कराना है। चाइनीज तरीके में चीनी लोगों की अपनी जो परंपरागत विधियां थी, उनसे इलाज की परंपरा आगे बढ़ती रही, जबकि हमने आयुर्वेद को किनारे कर दिया। फिर हमारी यहाँ यूनानी चिकित्सा हो गई, सिद्ध चिकित्सा हो गई, होम्योपैथी जो है वो बाहर से आ गई, ये भी थेरेपीज हो गई, लेकिन इन सब का अलग अलग अस्तित्व रहा। हमने एलोपैथी के साथ एलोपैथी को सबसे अधिक महत्व दे करके बाकी चीज़ों पर नहीं दिया। एलोपैथी का अपना महत्व है, वो पता भी लगेगा कि तात्कालिक लाभ जो है और जो समूल एक बीमारी को नष्ट करने का तरीका है, वो एलोपैथी में किस तरह से तुरंत किया गया, वो एक अलग विषय है, उन पर फिर बात होगी। अब ये जो प्रकृति विज्ञानी थे, दार्शनिक थे, मैं कह रहा हूं, इन लोगों ने जब सोचा तो जड़ी बूटियों का इन सब पर तो काम होने लगा, ऋषि महर्षियों ने भी काम शुरू कर दिया, सब हुआ, ठीक है। लेकिन कारण क्या है? आखिर भीतर से हो क्या रहा है? बीमार क्यों हो रहे हैं? तो धीरे धीरे जब कोशिशें की और विद्वानों ने काम किया, समझा, प्रयोग किए, उसमें तमाम प्रयोग तरह तरह के जड़ी बूटियों में, आप सोचिए कि जड़ी बूटियां यूं ही थोड़ी मिल गई होंगी। कितनी जहरीली जड़ी बूटियों को हमारे पूर्वजों ने चखा होगा, कितनों की जान चली गई होगी, और उसके बाद वो दवाइयां बनी होगी जो हमारे पास आई। आज हम आंवला आंवला कह करके चाहे खाएं न खाएं कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस महर्षि चरक ने इसके महाअवलेह बनाए होंगे, जो महारसायन बनाए होंगे, जिनका आधार आंवला रखा होगा, हरड़ और बहेड़ा और इस तरह के जो औषधि जो है चीज़ें थी, उनको मिला करके जो औषधियाँ तैयार हुई होंगी, ये सब एक विज्ञान चल रहा था। ये काम
हो रहा था। इसके साथ ही ये कोशिश हो रही थी कि पता करें कि ये बीमार होता क्यों है आदमी। उसके साथ एक नई जो है जो विकास जो है जैसे होता है, बता रहा था मैं, भूत प्रेतों को भगाने का एक अलग से ओझाओं का जो है एक अलग ओझाओं का एक समूह अलग तैयार होने लगा। अजीबोगरीब भाषा में बोल के उल्टे सीधे और सारे और कप कपाते हुए और नाचते कूदते हुए वो इलाज का एक अलग तरीका हुआ। जादूगरनियां सामने आने लगी। अब इस तरह से कि हम इलाज कर देंगे, हम इलाज, पता तो कुछ था नहीं, क्योंकि जो कॉजल एजेंट है जिसके कारण बीमारी हो रही है उसका जब पता नहीं है तो कोई भी तरीका हो। लोगों ने मान लिया कि भाई क्या पता उसी से ओझा से ठीक हो जाए, देवी देवता की पूजा करके ठीक हो जाए, न जाने किस चीज से ठीक हो जाए। जो कुछ कह रहा है वो चीजें करने लगे, लेकिन वो सिद्ध नहीं था, उन पर प्रयोग नहीं किए गए थे। जो एलोपैथी में आएगा, जो विज्ञान सम्मत होगा, वो क्या होगा कि उसको देखा जाएगा, उस पर प्रयोग होंगे, परीक्षण होंगे, उसका अध्ययन किया जाएगा, व्याख्या की जाएगी, तब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो तब जाकर के वो विज्ञान का सच होगा। और वो सच भी अंतिम सत्य नहीं होगा, उससे आगे भी पता लग सकता है। तो इस तरह से कोशिश होने लगी कि औषधियां बनाई जाए, दवाइयां बनाई जाए। मगर बीमार क्यों पड़ रहा है, आगे चल के पता लग गया कि बीमार इसलिए पड़ रहा है या तो भोजन में कमी है। हम ये जानते हैं, लेकिन आज भी अगर हम केवल पिज्जा, नूडल्स और चिप्स और इन सब पे अपना समय बिता रहे हैं, उसको भोजन मान रहे हैं, तो क्षमा कीजिएगा, वो भोजन नहीं है। भोजन वो है जो प्रकृति हमें देती है। भोजन रोटी है, भोजन चावल है, दाल है, सब्जी है, फल है, भोजन दूध है, दही है, पनीर है। ये प्राकृतिक भोजन है जो हमें प्रकृति से मिल रहा है। इसलिए जो प्राकृतिक भोजन कर रहे थे उनको हमारे पूर्वजों ने भी अध्ययन किया, और धीरे धीरे सभी लोगों को पता लगने लगा कि जब हम प्राकृतिक भोजन करते हैं तो वो संपूर्ण भोजन होता है। और संपूर्ण भोजन जब हम करते हैं तो वो पचता है और उसके तत्व हमारा शरीर लेता है और हमें पौष्टिक भोजन मिल जाता है और हमारा पोषण सही होता है और उसमें मनुष्य स्वस्थ रहता है। ये तो हुई भोजन की बात। एक ऐसी बीमारियां आई, लोगों ने कहा कि भाई इसके पिता को भी ये रोग था, इसकी माँ को भी ये रोग था, इसके दादा दादी को ये रोग था। तो इस तरह पुश्तैनी रोग भी चले आए। तो दूसरा तरीका हुआ पुश्तैनी रोगों के आने का। तीसरा तरीका हुआ घुमंतु रोग, जो मनुष्य में तो थे नहीं लेकिन जानवरों से होते हुए आ गए। जापानीज इंसेफेलाइटिस है, या एंथ्रेक्स के से रोग है, या दूध के जरिए कुछ आ जाते हैं जानवर से। तो जानवरों से जो है वो जूनोटिक डिजीज कहलाई। जू जैसे प्राणी है, तो प्राणियों से जो आ रहा है वो जूनोटिक डिजीज जो है हमारे उनसे आने लगे। एक तरीका भोजन से हो गया कि अगर भोजन संपूर्ण नहीं है, हम पूरे पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं और हम फास्ट फूड खा करके ही अपना समय निकाल दे रहे हैं, तो हम में किसी न किसी तत्व की कमी हो रही है और कहीं न कहीं शरीर हमारा नुकसान खा रहा है। दूसरा पुश्तैनी रोग आ गए, और तीसरा जो है जूनोटिक रोग आ गए, जो कि पक्षियों से और जानवरों से होते हुए आ गए। अब इसके अलावा जो है बाकी कैसे होते हैं, इन चीजों का पता लग भी गया, लेकिन बाकी चीज का पता न लगे कि मतलब जो है अब उनको कैसे पता लगाए, उनका तो मालूम था ही नहीं। इसलिए उन लोगों की काफी पूछ होती रही जो ओझा और तंत्र मंत्र और इन सब में अपना काम कर रहे थे, जादूगरी और वो सब में से वो चीजें बढ़ती चली गई, क्योंकि रोग का कारण तो पता था नहीं। तब साथियों एक चीज बताऊं आपको मैं, कभी कभी कितना कैसे मतलब आविष्कार होते हैं, हमारे देश में भी हुई है ऐसे तमाम लोक में जो है हर मनुष्य अपना दिमाग लगा रहा है। कोई जरूरी नहीं बड़ी भारी डिग्रियां लेकर के ही कोई बड़ी खोजें कर दी जाए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सामान्य अध्ययन करके भी या बिल्कुल कुछ न पढ़ के भी बड़ी
खोजें की हैं, ऐसा हुआ है। तो दूर नीदरलैंड्स में जो है एक सज्जन थे, उनका नाम था एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। वो एक कपड़े के दुकानदार थे, कपड़ा बेचते थे, बजाज थे कहना चाहिए। लेकिन उन्हें एक, जैसे हर आदमी का होता है ना, कोई न कोई मतलब कुछ शौक हो जाता है, उन्हें एक शौक था। वो एक बार शायद ये लंदन साइड में कहीं गए थे और उन्होंने हो सकता है देखा हो, तो उन्होंने देखा कि वो शीशे को जब गोल गोल घिस के बनाते हैं तो उससे कुछ चीजें बड़ी सी दिखाई देने लगती हैं। तो नीदरलैंड्स जब वो लौटे तो उन्होंने जो है लेंस घिस घिस के, वो उन्हें बड़ा मजेदार लगा। कपड़ा बेचते थे लेकिन बाकी समय उनकी हॉबी जो थी वो लेंस बनाते थे। वो लेंस बना करके उन्होंने कई चीजें देखी। एक बार उन्होंने एक पोखर का, एक मैला जो था पोखर गंदा पानी का, उसकी एक बूंद उठा करके रखी और उस लेंस से देखा। उससे उन्होंने अपनी तरह का एक लेंस का वो उपकरण बना लिया था और उससे जब देखा कि हो, देख करके वो तो चकित रह गए, चौंक गए। उस पानी की बूंद में तो हजारों जानवर थे। हाँ, जानवर। वो इतने छोटे जानवर थे कि उन्होंने अपनी भाषा में, डेनिश जो है वहां पर लोग थे वो, तो उनकी जो अपनी भाषा थी उसमें उन्होंने जो कहा उसका मतलब अंग्रेजी में होता है एनिमल क्यूल, माने सूक्ष्म जानवर। हिंदी में हमने उसको सूक्ष्म जीव कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव। वही एनिमल क्यूल्स हैं जो एंटनी वान लीवेनहॉक ने जो है नीदरलैंड में पहली बार देखे थे। उन्होंने खून को भी देखा तो उसमें खून की कोशिकाओं को देखा, रक्त कोशिकाएं दिखाई दी उनको। कपड़े के रेशे को देखते थे कि कपड़ा कौन बेहतर है करके। तो उन्होंने जो वो पानी की बूंद में देखा, वो आगे चल के वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ये तो बैक्टीरिया है। उनका नामकरण हो गया और वो बैक्टीरिया हो। तो इस तरह से बैक्टीरिया की खोज होगी। ओहो, तो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य खुल गया, प्रकृति का बहुत बड़ा रहस्य। वो रहस्य क्या था दोस्तों? वो रहस्य था उस अदृश्य दुनिया के दर्शन, जिसके कारण मनुष्य बीमार पड़ रहा था। और ओझा, तंत्र मंत्र और भूत प्रेत और वो सब जादूगरी जो चल रही थी, उनको नहीं पता था बीमार क्यों है। वो अपना रोजगार चला रहे थे। लेकिन वैज्ञानिकों को पता लग गया कि ये एक अदृश्य दुनिया है, सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक और दुनिया है जिसे हमारी कोरी आंख नहीं देख सकती। हम बिना किसी साधन के, किसी माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते। बिना एक शक्तिशाली लेंस के हम इन्हें नहीं देख सकते। तो पहली बार मनुष्य को इस दृश्य दुनिया के अलावा एक अदृश्य दुनिया का पता लगा और सूक्ष्म जीवों की खोज हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज हो गई। फिर आगे तो उन्हें बहुत चीजें पता लगी कि दूध का दही बन रहा है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो तो बैक्टीरिया है। ऐसी पनीर बन जा रहा है और क्या क्या चीजें हैं। फिर पता लगा कि अगर फल सड़ जा रहे हैं तो उसमें भी ये तो बैक्टीरिया सड़ा दे रहे हैं। फिर शक हुआ उन्हें, इसके माने घाव सड़ते हैं तो उनमें भी तो कोई बैक्टीरिया वगैरह होंगे। हाँ, और उसका इलाज खोजा जाने लगा। अब जो है खोज तेज हो गई और दवाइयों की तलाश होने लगी कि इन बैक्टीरिया को कैसे खत्म किया जाए। अब जब लेंस का आवर्धन बढ़ता गया और लेंस और शक्तिशाली होते चले गए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बन गए, तो पता लगा इनसे भी सूक्ष्म जीवों की दुनिया है। और वो सूक्ष्म जीव हैं वायरस। जीवाणुओं से भी छोटे जो है वो है वायरस। और ये तो बिल्कुल धूल के कण की तरह दिखाई देते हैं, खाली धूल के सूक्ष्मतम कणों की तरह से पड़े रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन आगे जाके पता लगा कि ज्यों ही वो किसी जीवित कोशिका में जाते हैं, जब उन्हें कोई भी लिविंग सेल मिलती है, जब कोई जीवित कोशिका मिलती है, तो वहां जाते ही जागृत हो जाते हैं। जागृत होकर उनके बाहर से उनका खोल होता है प्रोटीन का, वो गल जाता है और भीतर का जो पुश्तैनी उनका संदेश है, जो कि उनके भीतर डीएनए आरएनए के रूप में पड़ा हुआ है,
जिसमें विधाता ने लिखा हुआ है कि तुझे करना क्या है, वो 12 खड़ी भीतर जो है उससे वो आके बन गए। उस डीएनए आरएनए से फटाफट एकदम भीतर संदेश मिल गया, बढ़ो बढ़ो, अपनी संख्या बढ़ाओ, ये मनुष्य की इनको कोशिका को खत्म करो और अपनी संख्या बढ़ाओ, बढ़ो, आक्रमण आक्रमण। और उसके बाद वो हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में बनने लगा और वायरस इस तरह से इस तेजी से बढ़ता है। अब वायरस की भी खोज होगी। खैर, आगे चल करके, समय बहुत सीमित है इसलिए मैं बहुत तेजी से कुछ बातें कर लेता हूं। क्या हुआ कि जब जीवाणुओं का और विषाणुओं का, माने वायरस का पता लग गया, बैक्टीरिया और वायरस का, कि इनसे बीमारियां होती हैं, तो इनके इलाज खोजे जाने लगे। और उसके अलावा और कौन सी चीजें थी जिनसे बीमार हो रहे थे, तो वैज्ञानिकों ने आगे जाके पता लगा लिया। और विशेष रूप से पहली बार पता लगा कि ये तो प्रोटोजोआ जो है, सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ, उससे भी बीमारी होती है। उससे कैसे बीमारी होती है पता लगा, मलेरिया तो उसी से होता है। ये कैसे पता लगा? ये पता लगाया रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस कौन थे? रोनाल्ड रॉस तो भारत के पर्वतीय प्रदेश में अल्मोड़ा नाम के शहर में पैदा हुए थे। और ये अल्मोड़ा में कैसे? इसलिए क्योंकि अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उस समय देश आजाद नहीं था, और इनके पिता जो है मिलिट्री में थे, फौज में थे, और माँ जो है, माँ के पैर भारी थे। लेकिन ये लोग तो मेरठ में रह रहे थे। 10 मई को जो है मंगल पांडे ने वहां आजादी का बिगुल फूंक दिया, वहां विद्रोह शुरू हो गया 10 मई को। और वो माँ के तो पैर भारी थे और उसका तो बस प्रसव होने वाला था। तो क्या किया जाए? रातों रात वहां से रॉस के पिता रॉस की माँ को लेकर रातों रात अल्मोड़ा पहुंच गए। अल्मोड़ा पहुंच करके 10 मई को ये मेरठ से चले हैं, अल्मोड़ा पहुंचे हैं, और 13 मई को रोनाल्ड रॉस का जन्म हो गया। रोनाल्ड रॉस का जन्म हो गया। फिर रोनाल्ड रॉस बड़े हुए, फिर विलायत गए, वहां पढ़ा, डॉक्टरी पढ़ी, उसके बाद फौज में वापस आए और भारत में कई जगह रहे। भारत के साथ उनका एक लगाव जैसा भी था। और यहाँ उस समय मलेरिया बहुत अधिक होता था, तो उन्होंने क्या किया, हैदराबाद में और कलकत्ता में 2 जगह बहुत ही गहन शोध कार्य किया, बहुत रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने पता लगा लिया कि जो है मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम के प्रोटोजोआ से, सूक्ष्म जीव से होता है। तो बैक्टीरिया थे, वायरस थे, अब प्रोटोजोआ भी आ गया जो मलेरिया को, जो लाखों लोगों की जान ले रहा था। अब वायरस और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, तो फिर 2 और हैं। उनमें से एक है फंगस माने फफूंदी, और एक है एल्गी माने काई। अब फंगस को दिक्कत होती थी समझाने में, लेकिन अब इन दिनों आप लोगों में से सभी समझ जाएंगे, क्योंकि आजकल खबरों में बहुत तेजी से फैल रहा है कि ब्लैक फंगस जो है, ब्लैक फंगस का जो है वो भी महामारी की तरह फैल रहा है। वो ब्लैक फंगस दोस्तों, वो वही जो है फंजाई है, फंगस के कारण जो बीमार बना रहा है, जो शरीर में बुरी तरह से फैल रहा है। और अब व्हाइट फंगस भी जो है वो एस्परजिलस, जैसे रोटी पर जम जाती है नीली नीली परत, इस तरह से वो एस्परजिलस जो है वो व्हाइट फंगस भी अब उसके पीछे पीछे आ गया है। तो फंगस से, इसके बाद काई से कैसे मनुष्य बीमार पड़ता है? ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाती है, नील हरित जो है वो काई, उसके जो सूक्ष्म जो है उसके बीजाणु होते हैं ना, वो जब पानी में मिलते हैं तो पानी में वो विषाक्तता लाते हैं, और कई तरह के रोग जो है उससे भी होते हैं। इसके अलावा भी और तमाम जो है एल्गी हैं जिनके कारण तरह तरह के रोग होते हैं, उन पर विस्तार से बात अभी नहीं हो सकती है। तो अब इस तरह से बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस और एल्गी, इनसे बीमार पड़ते हैं, ये विज्ञान ने पता लगा लिया, ये वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया। अब इलाज क्या हो, तो दवाइयां खोजी जा रही थी लगातार। तो यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि उस बात को गौर से सुनिए। कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो प्लेग पैदा कर रहा था, जिसने दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ले ली थी,
वो वायरस जिसने चेचक पैदा की और चेचक से करोड़ों करोड़ों लोग जो है वो सालाना मारे जा रहे थे। इसके अलावा टीबी, इसके अलावा आपके टीबी के अलावा पोलियो और ये तमाम जो रोग थे, इस तरह की बीमारियां 17-18 बीमारियां हैं। तो इनके लिए जब दवाइयों की खोज हो रही थी तो कल्पना ये कीजिए कि उन पर असर, क्योंकि उनका अध्ययन हो रहा है। निमोनिया का, जैसे निमोनिया बहुत ही गंभीर रोग, निमोनिया का जो है स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी करके उस बैक्टीरिया का नाम है। अब उसके लिए वैज्ञानिकों ने अचूक तरीका ढूंढ लिया, वो जैसे तीर छूटा और सीधे उसी पर वार करेगा। उन्होंने ऐसी दवा खोज ली और उसका वैक्सीन बना लिया निमोनिया का, लेकिन केवल इस बैक्टीरिया के लिए। निमोनिया और भी कारणों से होता है या और बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन इस बैक्टीरिया के लिए, इसलिए वो सबसे पहले जांच करते हैं ना। आजकल कंप्यूटर से फटाफट जांच हो जाती है और जब पता लगता है स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी है तो डॉक्टर समझ जाता है और इमीडिएटली तुरंत ही उस दवा को लेके उसका इंजेक्शन दे देते हैं और वो जाके सीधे फेफड़ों में, अगर कहीं भी बढ़ने जा रहा है निमोनिया, उस पर वार करता है, आक्रमण करके उसको खत्म कर देता है और फेफड़ा बच जाता है और निमोनिया का इलाज हो जाता है। एक और तो ये, अब मैं आपसे जो सोचने के लिए कह रहा हूं, मेरा साथ दीजिए सोचने में। मान लेते हैं वायरस है, और कैसा वायरस है, जैसे 2019 दिसंबर में सारी दुनिया में आया है कोविड-19। कोविड-19 जो है पिछला पूरा साल बीत गया और अब मई का महीना आ गया है और कितना दुनिया भर में इसने तबाही मचाई है। अभी तक दुनिया में 16 करोड़ 70 लाख लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं और कम से कम 35 लाख लोग दुनिया में जान से हाथ धो चुके हैं। भारत में कम से कम 2 करोड़ 65 लाख लोग इससे संक्रमित हुए हैं और लगभग 2,99,000 जो है लोग जान से हाथ धो चुके हैं। इतना भयानक ये विषाणु आ गया। अब इस विषाणु के लिए सारी दुनिया के वैज्ञानिक जुटे और उन्होंने कोशिश की और इस तरह से, आपको पता है अब हाल में आजकल तो सभी लोग जान रहे हैं, कोवैक्सीन का नाम जान रहे हैं, कोविशील्ड का नाम जान रहे हैं। ये बड़ी कारगर जो है वैक्सीन आ गई। इसी तरह से जो है रूस में बन गई, फ्रांस में बन गई, अमेरिका में बन गई और इसमें ब्रिटेन में बन गई और तमाम दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों ने बहुत कारगर जो है वैक्सीन बनाने की कोशिश की है। और क्योंकि मनुष्य प्रजाति को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए बहुत तेजी से इन वैक्सीन्स को ला करके टीकाकरण शुरू किया है। वैक्सीनेशन शुरू, दुनिया के तमाम देशों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिससे इसका इलाज जो है संभव हो रहा है। धीरे धीरे तमाम लोगों की जान बच रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में ये असर धीरे धीरे और आगे पता लगेगा। जिनको वैक्सीन लगती चली जा रही है उतने लोग सुरक्षा घेरे में आते चले जाएंगे। अब इसी जगह एक चीज सोचिए, अभी भी बहुत लोगों को ये रहता है कि इससे क्या होगा। आप एक क्षण भर के लिए मान लीजिए कि कोविड-19 जो कोरोना का वायरस है वो एक शेर है, आदमखोर शेर, भयानक शेर है, और अचानक जाते हुए आदमखोर शेर जो है एक वीरान जगह में ठीक सामने आ जाता है और भूखा है बहुत बुरी तरह से। अब क्या इलाज होगा? वो कोरोना है। क्या उस समय हम कोई मंत्र जाप करेंगे तो इलाज हो जाएगा? आप बताइएगा। क्या अगर हम उस समय कोई जड़ी बूटी घोट करके ले लेंगे तो इलाज हो जाएगा? क्या हम उस समय अपने शरीर पर कुछ और मल लेंगे तो हो जाएगा? क्या उस समय हम अजीबोगरीब आवाजें निकाल के और शरीर को कंपकपा के दिखाएंगे तो क्या वो भाग जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। शेर झपटेगा और वो नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज तो केवल वो होगा जो कि अगर वो झपटने ही वाला है, अगर वो आक्रमण करने वाला है और सचमुच भूखा है और आदमखोर है और उसने मारना ही है,
तो आपके पास जब बंदूक है तो आप उसे फायर करेंगे और उस आदमखोर को वहीं खत्म करेंगे। वो जो बंदूक होगी, वो जो राइफल होगी, वही वो वैक्सीन है जो कि इस तरह का अचूक निशाना लेकर के उस वायरस को खत्म करने के लिए बना रहे हैं। ये मोटे तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी विज्ञान के या एक चिकित्सक या एक वैज्ञानिक के हिसाब से बोलेंगे तो वो तो फिर भाषा कुछ ऐसी हो जाएगी, प्रखंड से मृदा का रूप एकत्र कर मृदा परीक्षण हेतु परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित कर दीजिए, तो वो तो समझ ही भी नहीं आएगा। इसलिए मैं वो भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं वो भाषा बोल रहा हूं जिससे कि आप उसके फंडामेंटल्स, उसके जो मूल चीज है उसको समझ लें। क्योंकि अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे। और मैं सोचता हूं कि शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल जमीनी स्तर पर बात करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए कि इसमें ये कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत भयानक है। इनमें प्लेग है, चेचक है, मलेरिया है, हैजा। हैजा लाखों करोड़ों की जान हैजा लेता रहा है। इन्फ्लुएंजा, आपने इन दिनों काफी सुना होगा कि 100 साल पहले हमारे देश में भी बहुत भयानक आक्रमण हुआ था और लाखों लोगों की जान गई थी। वो स्पेनिश फ्लू आया था, फ्रांस और स्पेन से होता हुआ वो यहाँ तक पहुँच गया था। बम्बई जो है वो सैनिकों के साथ पहुँचा, वहाँ से दक्षिण भारत की ओर गया और फिर पूरे देश में फैल गया था। और उसी में हमारे महान जो हमारे कवि हैं निराला जी, उन्होंने अपनी श्रीमती जी को खोया था। ये स्पेनिश फ्लू से जो इन्फ्लुएंजा हुआ था 1918-20 में, उसी में निराला जी की पत्नी और उनके कुछ अन्य रिश्तेदार खत्म हुए थे। निराला जी ने कहीं लिखा है कि कलकत्ता में था, जो ही समाचार मिला भागा हुआ आया, तब तक पत्नी भस्मीभूत हो चुकी थी। मैं गंगा के किनारे बैठा देखता था और गंगा में शव ही शव बह रहे थे। अब आजकल भी वैसे हो रहा है ना, क्योंकि कोरोना का इतना भयानक आक्रमण हुआ है, कोविड-19 का इतना भयानक आक्रमण हुआ है कि उन शरीरों को जलाने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए सामग्री, चीजें तक कम पड़ गई। कब्रगाहों में जो है जगह कम पड़ गई। नदियों के किनारे खोद कर करके शवों को गाड़ा जा रहा है, नदियों में शवों को बहाया जा रहा है। ये सच्चाई से मुंह मोड़ करके हमें कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सब कल फिर सामने आना है। प्रकृति कुछ नहीं छिपाती है, कल ये चीजें धीरे धीरे फिर सामने आएंगी। हम किसी चीज को ढक नहीं सकते, सच सामने आके रहता है। इसी तरह यक्ष्मा का है, टीबी जो है बहुत भयानक रूप से इसका आक्रमण होता है। इस समय जो कोविड का आक्रमण हुआ है, कोरोना का, इस कोरोना पर मुझे केरल के एक दूर दराज गांव ओरुमायानूर, केरल, वहाँ के एक हायर सेकेंडरी में अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दुनिया की कई जानी मानी पत्रिकाओं में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, वहाँ की पत्रिकाओं में उनकी अंग्रेजी कविताएं और उनका गद्य, उनकी कहानियां छपा करती हैं। उनका नाम है फेबियास एमवी। फेबियास एमवी कवि है। उनकी एक कविता है, जब कोरोना विजयी होता है। मैंने आपके लिए उस कविता का अनुवाद किया है, मैं आपको सुना देना चाहता हूं। एक सूक्ष्म वायरस भयभीत कर देता है, एक सूक्ष्म वायरस भयभीत कर देता है बड़े बड़े दुस्साहसी लोगों को। अचूक है मृत्यु का यह नवीनतम रूप, दवाओं के लिए बेअसर। आतंक में खड़े लोग उसी पुरा पाषाणकालीन नियति के साथ, जैसे कि उसी पुरा पाषाणकालीन नियति थी, वैसे ही असहाय होकर खड़े। मानव पीछे हटता है, आगे बढ़ती है प्रकृति। हंस और डॉल्फिनें लौटती हैं शांत जल की ओर। दुनिया के फेफड़ों में भरती है कुछ ताजा ऑक्सीजन। तब्दील हो गए हैं मॉल खरीदारी के मकबरों में। खामोश है शोरगुल, खामोश है शोरगुल। कट्टरता और उसके सहोदर है क्वारंटाइन में। खिलती है जिंदगी नील कुरंजी के फूलों की तरह, खिलती है जिंदगी नील कुरंजी के फूलों की तरह। बैठक कमरों में, आपके ड्राइंग रूम में,
खुल गए हैं मकड़ जालों से भरी किताबों की अलमारियां, खुल गई हैं मकड़ जालों से भरी किताबों की अलमारियां। है लॉकडाउन में घर के भीतर बह रही है सृजन की लय। संकट में है जीवन, संकट में है जीवन, सावधान लोगों, सावधान लोगों। कोरोना के उत्सव गीत की अंतिम पंक्तियां देती हैं ये चेतावनी। सावधान लोगों, एक ही दवा है, सावधान रहें, सावधान रहना है हमें। ये जो है हमें एक सबसे बड़ी सीख जो मिल रही है, सावधान रहना है, मास्क पहनना है, हाथ साबुन से धोने हैं, हमने कम से कम 6 फुट 10 फुट की दूरी जितनी संभव है वो बनाए रखनी है, और हमने बिना किसी काम के कहीं भी भीड़ और किसी जगह बाजारों में नहीं निकलना है, हमें अपने घरों तक सीमित रहना है। मनुष्य के लिए इतना बड़ा संकट आया क्यों? इसका उत्तर एक और कवि सवाई माधोपुर राजस्थान में रहते हैं, बहुत शानदार कविताएं लिखते हैं। हमारे आसपास की दुनिया, हमारे जीवन, मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई कविताएं। मैं उनकी भी कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं कि मनुष्य क्यों दुखी है, मनुष्य क्यों बीमार हो रहा है, क्यों कोरोना का इतना संकट आ गया। केवल मनुष्य दुखी है। उनका नाम है कवि का विनोद पदरज। विनोद पदरज जाने माने कवि हैं। वो कह रहे हैं केवल मनुष्य दुखी है। इस कविता में पक्षी दुखी नहीं, जानवर दुखी नहीं, वनस्पतियां दुखी नहीं, कीट पतंग दुखी नहीं। पक्षी दुखी नहीं, जानवर दुखी नहीं, वनस्पतियां दुखी नहीं, कीट पतंग दुखी नहीं। और अगर ये दुखी हैं तो इनका कारण भी मनुष्य है, और अगर ये दुखी हैं तो इनका कारण भी मनुष्य है, जो दुखी है और दुखी रहेगा। क्योंकि पक्षी अभी तक पक्षी हैं, जानवर अभी तक जानवर हैं, वनस्पतियां अभी तक वनस्पतियां हैं, कीट पतंग अभी तक कीट पतंग हैं। पर मनुष्य अब मनुष्य नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम कितना बदल गए हैं, हमने अपनी प्यारी दुनिया को कितना नोचा खसोटा है, कितना हमने अपने लालच से उसको लूटा है। वो सब कुछ किसी तरह से बैकफायर करेगा, वो इस तरह के झटके देगा। इसलिए हमें सबक लेकर के ये कोशिश करनी चाहिए कि हम समय रहते संभलें। अब रही वैक्सीन की बात, ये वैक्सीन जो है ये कोई आज बन रहा है की बात नहीं है, और न उससे घबराने की बात है। सबसे पहला वैक्सीन अगर आपको याद हो तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, अंग्रेज चिकित्सक थे ये। इन्होंने चेचक का टीका बनाया था, चेचक का वैक्सीन बनाया था सन 1796 में। देखिए 18वीं सदी के अंत में ये टीका बन गया था, और उसके लिए उन्होंने बड़ी माता जो है, बड़ी चेचक, उसके जो है फफोलों से द्रव लेकर के एक बच्चे में उसकी सुई लगाई थी, और उससे देखा था कि उसके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ गई, जो आजकल हमसे कहा जाता है ना, इम्यूनिटी बढ़ रही। तो इसमें वैक्सीन में क्या किया जाता है, इसमें कोरोना का जो कोविड-19 है उसके वायरस को कमजोर करके, बहुत कमजोर करके वैक्सीन में दिया जाता है। हमारा शरीर जागृत होता है, सक्रिय होता है, हमारा सुरक्षा तंत्र, हमारी जितनी शरीर की सेनाएं, कुमुक हैं, वो सब की सब टूट पड़ती हैं, और हमारा जो सुरक्षा तंत्र मजबूत होने के लिए हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ता जाता है। हमारे सुरक्षा तंत्र को जो मजबूत बना रहे हैं उनका और विकास होता चला जाता है, और शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। वो इम्यूनिटी तब बढ़ती है कोई भी वैक्सीन लगाने पर। जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो यही काम होता है कि शरीर हमारा और मजबूती से जो है अपनी सेनाएं लेकर के दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही हुआ। और चेचक को पता है, चेचक को
सन 1980 में आकर 1796 में टीका बना था, और ये लगाइए कि 1980 में इसको अलविदा कह दिया गया। दुनिया ने घोषित कर दिया, पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनकी ओर से घोषणा कर दी गई कि अब विश्व में चेचक नहीं। एक महामारी का सफाया हो गया, उसकी सिर्फ वो दर्दनाक, वो करुण कहानियां रह गई जिसने इस धरती पर सालाना करोड़ों करोड़ों लोगों की जान ली थी। 1880 में जो है, जो आजकल दूध पीते ना हम पास्चुराइजेशन करके, वो जो है लुई पास्चर थे जिन्होंने उस तरीके को इजाद किया था। उन्होंने कहा कि अगर दूध को एकदम खौला दिया जाएगा और फिर ठंडा कर दिया जाएगा तो उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये पास्चुराइजेशन कहलाता है। उन्हीं के नाम पर हम उसको पास्तुरीकरण या पास्चुराइजेशन कहते हैं। उसी लुई पास्चर ने देखा कि और बैक्टीरिया को कैसे मारा जा सकता है, तो उन्होंने 1980 में हैजे की पहली वैक्सीन बनाई थी। बहुत कारगर नहीं रही उतनी, लेकिन हैजे की पहली वैक्सीन लुई पास्चर ने बनाई थी। इसके बाद वाल्डेमेयर हाफकिन ने 1897 में, 17 साल बाद, उन्होंने बुबोनिक प्लेग की जो है सबसे भयानक उस समय की महामारी मानी जाती थी, काली मौत कहलाता था। और उसी प्लेग पर आपको याद होगा कि एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, अल्बेयर कामू, फ्रांसीसी महान लेखक हैं, उनको 1957 में नोबेल पुरस्कार मिला। उनका उपन्यास है जो 1947 में छपा, नोबेल पुरस्कार मिलने से 10 साल पहले। उसका नाम है प्लेग। वो हिंदी में भी उपलब्ध है, आप लोग पढ़िएगा। आपको लगेगा कि जैसे हम तो वर्तमान समय को ही पढ़ रहे हैं। उस प्लेग में जिस तरह का मनुष्यों में जो व्यवहार दिखाई देता है, डॉक्टरों का जो है समर्पण दिखाई देता है, और पूरा जो तंत्र है सारा, मतलब जो है राजनीतिक सामाजिक तंत्र है, वो आपको लगेगा कि मतलब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। उससे पहले एक और उपन्यास लिखा गया। वो उपन्यास लिखा गया द ईयर ऑफ प्लेग। उसका मैं आपको बताऊं, उसका नाम है ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, जो 1722 में छपा। 1722 में छपा, और उसके महान लेखक का नाम है, आपने सुना जरूर होगा उनका नाम, डैनियल डेफो। डैनियल डेफो ने लिखा, और वो अभी भी दुनिया के जो प्लेग पर लिखे गए जो भी उपन्यास हैं, उनमें सबसे प्रामाणिक जानकारी के हिसाब से अगर देखते हैं वैज्ञानिक या डॉक्टर, तो पता लगता है कि वो जो है वो डैनियल डेफो का उपन्यास है, ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। उसमें इतना प्रामाणिक ढंग से लिखा गया है कि लगता है कि सब कुछ देखा होगा उन्होंने। वो प्लेग 1665 में जो है फैला था, 1665 में, लेकिन तब तो डैनियल डेफो 5 साल के थे, केवल उनकी उम्र 5 साल थी। तब कैसे? उनके चाचा थे हेनरी फो, उनका नाम था हेनरी फो। तो हेनरी फो ने अपने रोजनामचों में रोज जो है उठा करके वो तमाम जानकारी नोट करते रहे जो कि उस प्लेग के दौरान हो रहा था। और कहते हैं कि वो सारे नोट्स को आधार बनाकर डैनियल डेफो ने ये उपन्यास लिखा, जो प्रामाणिक, बेहद प्रामाणिक जानकारी के साथ है। और ये पूरी कहानी एक जो है HF बता रहा है। उसका नायक एक है, नरेटर, जो कथावाचक है, जो आपको कहानी बता रहा है, वो है HF। HF शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, संक्षिप्त नाम। लेकिन अगर आप उसको
उस पर सोचेंगे तो HF माने हेनरी फो। हेनरी फो तो वही चाचा जी थे, चाचा जी ने उन्होंने सारे नोट्स लिए हुए थे। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध एक उपन्यास और है। इसके अलावा जैक लंडन ने भी एक लिखा, द स्कारलेट फीवर। तो वो तो एक अमेरिकी बहुत बड़े लेखक वो भी हुए हैं, और उन्होंने स्कारलेट फीवर के माध्यम से इसकी भीषण जो महामारी का रूप हो सकता है उसको दिखाया है। इस तरह से लेखकों ने लिखा। कविता मैंने आपको सुना दी है। और मलेरिया पर जो है एक मलेरिया की बात, मैंने रोनाल्ड रॉस की आपको बात बताई। जब रोनाल्ड रॉस ने हैदराबाद और कलकत्ता में अध्ययन करके पूरा पता लगा लिया और मच्छरों के पेट फाड़ करके उसके आंत में उसने वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो परजीवी खोज लिया, तो वो इतना खुश हुआ कि रात में ही उठ के उसने अपनी डायरी निकाली, अपनी काली डायरी निकाल करके उस पर एक कविता लिखनी शुरू की। लोग कहते हैं कि उसमें आधी लिखी, आधी सुबह लिखी, और फिर पत्नी को भेज दी वो कविता। वो कविता आज जो है उनके संकलित कविताओं में से है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रोनाल्ड रॉस एक जाने माने चिकित्सक तो थे ही, नोबेल पुरस्कार विजेता खोजकर्ता भी थे जिन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की। इसके अलावा वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। तो उन्होंने उस दिन जो ही उन्हें लगा कि अब मैंने मलेरिया का रहस्य पा लिया है, तो उस समय उन्होंने एक कविता लिखी, और वो कविता रात में अपनी डायरी में, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, 4-6 लाइन है खाली। दयालु ईश्वर ने आज सौंप दी है मेरे हाथ में, दयालु ईश्वर ने आज सौंप दी है मेरे हाथ में, वह अद्भुत चीज, धन्य है ईश्वर। उसी के आदेश पर भरे आंसुओं और भारी सांस के साथ, उसी के रहस्यमय कार्यों को खोजते खोजते खोज लिए हैं मैंने तेरे वो विषाक्त बीज, अरे वो लाखों लोगों की हत्यारी मृत्यु। खोज लिए हैं मैंने तेरे वे विषाक्त बीज, अरे वो लाखों लोगों की हत्यारी मृत्यु। जानता हूं मैं इसी छोटी सी खोज से बचेंगे असंख्य लोगों के प्राण। जानता हूं मैं इसी छोटी सी खोज से बचेंगे असंख्य लोगों के प्राण। अरे वो मृत्यु कहां है तेरा वह दंश, अरे वो मृत्यु कहां है तेरा वो दंश, तेरी विजय और तेरी कब्र। ये उन्होंने 13 मई, संयोग देखिए ये भी मई का महीना है, 13 मई 1857 को उन्होंने जन्म लिया था अल्मोड़ा में। और उसके बाद उन्होंने जब चिकित्सक के रूप में भारत आए लौट करके, तो उन्होंने ये खोज की थी और इसको उन्होंने इस कविता को लिखा था। इसी में मतलब समय अब पूरा हो गया है, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए ये बताना चाहूंगा कि हैजे के बैक्टीरिया की जिन्होंने खोज की, वो दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जीवाणु विज्ञानी, जर्मन जीवाणु विज्ञानी रॉबर्ट कॉख, हम लोगों को पता नहीं होता है ज्यादातर, वो भारत आए थे। उनको इजिप्ट भेजा गया था कि इजिप्ट में हैजा फैला हुआ है। 4 चिकित्सकों की टीम को लेके उसके वो लीडर थे और वो इजिप्ट आए। तब तक वहां हैजा जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया था। तो ये हुआ कि भारत में बहुत तेजी से फैला हुआ है, तो वो फिर वहां से कलकत्ता आए थे। लॉर्ड बेंटिंग का समय था और पहला अस्पताल भारत में कलकत्ता में खुला था। और तब रॉबर्ट कॉख ने, उस महान वैज्ञानिक ने, उनको भी आगे जाके नोबेल पुरस्कार मिला और टीबी के उसके कॉजल एजेंट की खोज के लिए। तो उन्होंने जो है गंगा में बहते हुए शवों को देखा था उस समय। हैजे से पीड़ित जो ऐसे मृत जो लोग थे, उनके शव गंगा में बहाए जाते थे और गंगा से बहे हुए शवों को लेके 100 शवों के उन्होंने पोस्टमार्टम किया, एक तरह से चीरफाड़ की और उनकी आंतों में उस म्यूकस को, उस श्लेष्मा को, उसका अध्ययन किया। और 100 शवों का अध्ययन करने के बाद उन्हें लगा कि इसमें एक जीवाणु
मौजूद है जो अंग्रेजी या हिंदी के कॉमा की तरह से है। जैसे हम पूर्ण विराम लगाते हैं, जो अर्ध विराम है कॉमा उसकी तरह है, वो कॉमा ही करके आगे बड़ा प्रसिद्ध हुआ, उससे उन्होंने व्याख्यान भी दिए और इस खोज पर उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस तरह से बीमारियां आई, बीमारियां महामारियों में और महामारियां वैश्विक महामारियों में बदली। और मोटे मोटे तौर पर साथियों, हमने ये जानने की कोशिश की कि क्यों मनुष्य बीमार पड़ता है और फिर किस तरह से चिकित्सकों ने, वैज्ञानिकों ने मिल करके टीके खोजे, वैक्सीन खोजे और जो मुख्य रोग हैं सभी रोगों के लिए अभी टीके, उन पर कोई एक अलग बातचीत हो सकती है। उन्होंने तमाम वैक्सीन बनाई। आज कोविड-19 के लिए खुद दुनिया के तमाम देशों में तमाम वैक्सीन बन चुकी हैं और बड़ी तेजी से टीकाकरण का अभियान चल रहा है और वैक्सीन जो है हमारे देश में भी बड़ी तेजी से उसको लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोग वो वैक्सीन लगा करके सुरक्षित अनुभव करेंगे और सुरक्षा प्रदान करती है वैक्सीन। इसलिए जो है हमें आपसे अलविदा कहते हुए इस प्रोग्राम के समापन पर सिर्फ ये अनुरोध करना चाहता हूं कि सावधान रहिएगा। ये अदृश्य शत्रु है, ये दृश्य रूप में वो शेर की तरह नहीं आएगा, ये अदृश्य रहकर ही राक्षसों के, जो प्राचीन हमारी माइथोलॉजी में राक्षस होते थे, रूप बदल बदल कर वैसे ही आक्रमण करेगा। उनका एक ही इलाज है, सबसे अचूक अस्त्र है, वो है वैक्सीन। इसलिए वैक्सीन जरूर लगाइएगा, मास्क जरूर पहनिएगा, हाथों को साबुन से जरूर धोइएगा और एक शारीरिक दूरी बना के जरूर रहिएगा। ये आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप कोरोना के प्रकोप से बचेंगे और आप स्वस्थ और सानंद रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और हिंदी है जिंदगी, इसके आयोजकों को, डॉक्टर ऋषि शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस पटल पर आकर मुझे आपसे बातचीत करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः प्रणाम।